हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिले हो चुकी है 5-7 मिनट, है ना। आप सभी से रिक्वेस्ट है ना कि आप जितने लोग भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग भी लाइव आ रहे हैं, अपना नेम को जरूर मेंशन करें। क्या करें, नेम को अपना जरूर मेंशन करेंगे। और चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए कल हमारा क्लास कहाँ तक हुआ था। कल हमारा क्लास हुआ था ये आपका, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ये कल हमारा ये क्लास हुआ था कंप्यूटर विकास के इतिहास के बारे में। कल हमारा क्लास हुआ था कंप्यूटर विकास के इतिहास के बारे में हुआ था। अब आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। तो चलिए क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कंप्यूटर के पीढ़ियों को लिखे। यानी कि कंप्यूटर के पीढ़ी मतलब होता है कंप्यूटर का जनरेशन। यानी कि कंप्यूटर का जनरेशन जो है उसके बारे में आज हम लोग को क्या करना है, जानना है ना। कंप्यूटर का जनरेशन जो है ना उसके बारे में जानना है। यानी कि कंप्यूटर की जनरेशन, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर की जनरेशन, जैसे कि आप अभी कभी भी, आप अभी कहीं पे भी कोई भी आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर में आप वर्क कर रहे हो, या आप आईटी सेक्टर के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हो, या आप कंप्यूटर सीख रहे हो, या कंप्यूटर पे कोई भी वर्क कर रहे हो, तो क्या होता है कि आप जो वर्क करते हैं और जब आपको नीड होती है, यानी कि जब आपको ज़रूरत होती है लैपटॉप या डेस्कटॉप की, जब ज़रूरत होती है, जब आप मार्केट में जाते हैं किसी भी शॉप में, यानी कि किसी भी दुकान में जब आप जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है कि यानी आपकी क्या बजट है और क्या कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि आप परचेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आपको किस एक कॉन्फ़िगरेशन का आपको सिस्टम चाहिए या लैपटॉप चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना, वो हम लोग बोलते हैं कि कोई आइडिया नहीं है मुझे, आप ही कुछ सजेस्ट कीजिए, है ना। दुकानदार को, या हमें कुछ आइडिया होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वहाँ पे वो सजेस्ट करते हैं हमें कि ये आपके लिए बेहतर है, ये आपके लिए बेहतर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे बात आती है, अगर पूछा जाए तो लेटेस्ट में कौन सा कंप्यूटर चल रही है, लेटेस्ट में कौन सा ज़्यादा लैपटॉप ये यूज हो रही है, या लेटेस्ट अभी कौन सा कंप्यूटर है, तो उसके बारे में होता है क्या ना, वो हमें बताते हैं कि हाँ अभी ये i5 चल रहा है, आई फाइव जनरेशन, आई7 जनरेशन, आई11 जनरेशन, आई12 जनरेशन। फिर हमें बजट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा बजट क्या है, यानी कि मेरे पास कितना पैसा है, हम अंडर, यानी कि कितने के अंडर में हम परचेज करना चाहते हैं। यानी कि 20,000 का चाहिए, कि 30,000 का चाहिए, कि 40,000 का चाहिए, तो 50,000 का चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है ना कि हम उसको परचेज करते हैं। तो जैसे मेरे पास बजट बढ़ता है तो वहाँ पे जनरेशन भी बढ़ जाता है और बेहतर मिलता है। जैसे बजट मेरे पास घटता है तो क्या होता है, वहाँ पे ये जनरेशन भी क्या होता है, लो हो जाता है। क्या हो जाता है, जनरेशन भी लो हो जाता है। जैसे कि अभी नॉर्मल यूज के लिए अगर आपको लैपटॉप यूज करना हो या परचेज करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आई3 का 10th या 12th जनरेशन क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ये बेहतर है सभी स्टूडेंट्स के लिए, या आईटी सेक्टर में भी यूज करने के लिए, यानी कि आप यूज कर सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर अगर आप चाहते हैं तो आई7, आई10, आई11, आई12 जो होता है ना, ये सब क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे है। ये सब समझाने का मकसद मेरा ये था ना कि यहाँ पे हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा है, इस टॉपिक का नाम क्या है, कंप्यूटर के पीढ़ियों को लिखे। यानी कि कंप्यूटर के पीढ़ियों के बारे में, जनरेशन के बारे में जानना है। तो वो जनरेशन क्या क्या है उसके बारे में हम क्या करते हैं, आज जानते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अब डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर बात आती है कंप्यूटर की पीढ़ियों का, तो यानी कि अगर बात आती है कंप्यूटर की जनरेशन का, तो एक्चुअल में कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जनरेशन का जब बात होता है ना, तो वहां पे ये देखा जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई थी, है ना, या कब हुई। कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई, उसकी बनावट कैसा था, उसका गुण क्या था उसमें, है ना। उसमें क्या था, बनावट कैसा था, उसमें क्वालिटी यानी कि क्या था, कीमत क्या था उसका, स्पीड क्या होना चाहिए, साइज क्या था, है ना।
इत्यादि चीजों में कैसे कैसे बदलाव और कैसे कैसे आता गया इत्यादि चीजों के बारे में पढ़ना या दर्शाना ही कंप्यूटर की पीढ़ी कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर का पीढ़ी यानी कि ओके। तो हम लोग देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं ना, कोई भी कमेंट्स या कोई भी जो होता है ना उसमें आप लोग गलत नहीं करेंगे। आप लोग जो भी है वो लोग अपना क्या करेंगे, ये टाइप करके अपना नेम सेव करेंगे, नेम टाइप करके सेंड करेंगे, है ना। कोई भी कॉल कमेंट्स जो है होता है ना, ये गलत नहीं करेंगे किसी के प्रति या अपने प्रति हो, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। क्योंकि आप सभी यहाँ पे कुछ सीखने को आए हैं, ना कि किसी को परेशान करने आए हैं और न किसी को कुछ बोलने आए हैं ना। आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर एजुकेशन यानी नॉलेज को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, यानी कि आपको बढ़ाना है और बेहतर से समझ के बढ़ाना है। ये बढ़ेगा कब, जब आप बेहतर से समझेंगे तभी आपको ये समझ आएगी, फिर आप क्या कर सकते हैं इसमें कुछ अपने में इम्प्लीमेंट ला सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या करना है, ये सब कुछ भी आपको ऐसा वैसा कुछ टेक्स्ट नहीं करना है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं और प्लस 18 ईयर्स ओल्ड है। यानी कि आप लोग समझिए 15 ईयर्स प्लस के ही सभी लोग हैं इसमें। तो 15 ईयर्स के बाद सब लोग को होता है ना, समझदारी हो जाती है कि हमें कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, और किससे क्या बात करनी चाहिए और नहीं बात करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई, यानी कि वही कंप्यूटर के जनरेशन का मतलब होता है कि कंप्यूटर कब से स्टार्ट हुआ था, उसकी बनावट कैसा था, यानी कि वो किस प्रकार का था, उसमें कैसा गुण था, उसका प्राइस क्या था, उसकी स्पीड कैसा था, यानी कि कैसा वो स्पीड चलता था कि स्लो चलता था, और उसके बाद फिर यहाँ पे उसका साइज क्या था, है ना। ये सभी इत्यादि चीजों में कैसे कैसे बदलाव और कैसे आता गया, यानी ये सभी चीजें में बदलाव कैसे कैसे आता गया जनरेशन के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते गया ना, जैसे जैसे जनरेशन उसमें बढ़ते गया उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसमें आपका इसमें बढ़ता गया, प्राइस भी बढ़ा, उसका क्वालिटी भी बढ़ा, कि प्राइस भी बढ़ा, है ना। उसका बनावट भी चेंज हुआ, पहले था बड़ा कंप्यूटर आता था, अब है कि स्लिम लैपटॉप या कंप्यूटर इस टाइप का आता है, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ वही है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ता गया, समय के अनुसार आवश्यकता के अनुसार जैसे जैसे बढ़ता गया, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, यहाँ पे बदलाव भी किया गया, ठीक है। हेलो, ठीक है, वही यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि मैं बता दूं कि सभी जगह आपको कंप्यूटर जनरेशन का समय, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है नोट में कि सभी जगह आपको कंप्यूटर जनरेशन का समय अलग अलग मिलेगा। क्या होगा, अलग अलग मिलेगा, जिसमें 1,2 या 3 वर्षों का अंतर हो सकता है। यानी कि जब कंप्यूटर का जनरेशन जैसे जैसे जब बढ़ता गया ना, यानी कंप्यूटर में जैसे जैसे बदलाव आता गया, तो बदलाव आया था, ऐसा तो नहीं है कि एक ही साल में सब कुछ बदलाव कर दिया गया। माने कि आज एक कुछ क्या हुआ कि लंच हुआ, जैसे कि आज कंप्यूटर कुछ लंच हुआ, यानी कि मार्केट में आया या बन के आया, फिर उसमें को जब यूज किया गया, जब समझ में आया कि नहीं इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि उसमें बदलता गया, है ना। उसमें बदलाव भी होता गया, और उसके अकॉर्डिंग यानी कि साल भी बदला, क्योंकि जब कोई कंप्यूटर आया तो उसको यूज करने में समय लगा तो समय के बाद फिर सोचना पड़ा उसके अकॉर्डिंग कि हाँ इसमें क्या चीज़ की बदलाव की आवश्यकता है, और इसमें क्या क्या बदलाव करने से हमारा ये कंप्यूटर जो है ना बेहतर चलेगा। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि सभी कंप्यूटर जनरेशन का समय अलग अलग मिलेगा, जिसमें 1 2 3 साल वर्षों का अंतर हो सकता है। इसलिए आप इस बात का मतलब टेंशन ना लें कि इस पे क्या परेशान ना हो कि सभी जगह अलग अलग क्यों बताया जाता है, ये अनुमानित आंकड़े होते हैं ना। ये जो होता है ना 1 2 साल का जो आंकड़ा होता है ना, इसमें क्या होता है, अनुमानित आंकड़ा होता है, यानी कि अनुमान से क्या होता है कि अनुमानित आंकड़ा होता है ना, ये अनुमानित आंकड़ा होता है, इसमें 1 2 साल का इधर उधर होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। तो इसके बारे में जैसे कि अब कोई सपोज है, जैसे कि कहीं पे आप 5 साल पहले गए हो किसी शॉप में, या कहीं पे आप हो सकता है आउट ऑफ स्टेट हो, अपने रिलेशन में हो, या कहीं पे गए हो, 5 साल पहले गए हो, और 5 साल के बाद जब आप वहां पे जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा बदलाव हो चुका रहता है, चाहे आप उस रिलेशन में हो, चाहे उस बिजनेस में हो, चाहे कोई भी चीज में हो। तो उसमें क्या होता है, समय के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, उसमें बदलाव होते होते जो होता है ना उसमें बदलाव होते जाता है। उसे हम लोग एक कंप्यूटर से हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए ये एग्जाम्पल दिया गया है ना। तो यानी कि कंप्यूटर में बदलाव को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के जनरेशन बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का कंप्यूटर का देखिए यहाँ कंप्यूटर की क्या है, प्रथम पीढ़ी है, क्या है कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन, क्या है यहाँ पे प्रथम पीढ़ी का मतलब फर्स्ट जनरेशन। देखिए यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा,
जो भी यहाँ पे जो बताया गया है वो आपको इंग्लिश में भी यहाँ देखने को मिलेगा। तो आपको जो समझ में आएगा लैंग्वेज, उसे आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको इच्छा हो तो, है ना। तब चलिए कंप्यूटर के जनरेशन का फर्स्ट जनरेशन क्या था। जैसे अभी हमारा है 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 10 जनरेशन, आई 3 जनरेशन, आई 5 जनरेशन, ये चल रहा है। लेकिन ये सबसे स्टार्टिंग का यानी कि फर्स्ट जनरेशन क्या था, देखिए लिखा हुआ है कि जैसा कि आपने अभी कंप्यूटर विकास, क्या लिखा हुआ है, जैसा कि आपने, क्या लिखा हुआ है, जैसा कि आपने अभी कंप्यूटर कंप्यूटर विकास के, क्या लिखा हुआ है, जैसा कि आपने कंप्यूटर विकास के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है, देखिए फर्स्ट जनरेशन क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा देखिए प्रथम पीढ़ी जो है ना, फर्स्ट जनरेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसा कि आपने, यानी कि जैसा कि हमने अभी कंप्यूटर विकास के इतिहास में देखा था कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनिक, है ना, इनिक, ENIAC इनिक था, जो जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली के सहयोग से 1946 में तैयार किया गया था, है ना, तैयार किया था। इसके अलावा यूनिवैक, इडवैक, इडसैक कंप्यूटर भी इस जनरेशन में शामिल हैं, जो कि इसके बारे में भी आपने पढ़ा था। यानी कि देखिए इसके पहले हम आपको बताए थे, इसके पहले हम यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बताए थे, यहाँ पे यूनिवैक, देखिए यूनिवैक के बारे में हम चर्चा किए थे, इडवैक के बारे में चर्चा किए थे, है ना, यहाँ पे इडसैक के बारे में चर्चा किए थे, फिर यहाँ पे इनिक के बारे में चर्चा किए थे, ये सब के बारे में चर्चा किए थे ना। तो ये सब कंप्यूटर जो है ना, ये वही जो है ना, ये सब जो क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन में आता है। वही इसमें लिखा हुआ है कि जैसा कि हमने अभी कंप्यूटर विकास इतिहास में देखा था कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इनिक, ENIAC इनिक था, जो कि जेपी एकर्ट जो ये था ना, ये साइंटिस्ट का नेम है, और जॉन मॉचली के सहयोग के, यानी कि इनके ये दोनों आदमी के सहयोग से 1946 में तैयार किया गया था, है ना, 1946 ईस्वी में तैयार किया था, तैयार किया गया था। इसके अलावा यूनिवैक,
इडवैक, इडसैक, है ना, यानी कि इस सब का फुल फॉर्म है, जो कि इससे पहले वाला कल वाला क्लास में आप सभी को ये बताया गया था ना, ये कराया गया था। उसको क्या कि जो लोग कल ज्वाइन नहीं किए थे ना, वो लोग क्या कर सकते हैं, बैक एक दिन कल वाला क्लास में क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको नहीं जाना, डायरेक्ट चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपका लाइव मिलेगा, लाइव में जाइएगा तो कल का आप क्या कीजिएगा, उसमें 1 लिखा होगा, 01 लिखा होगा, उसको क्या कर सकते हैं, देख के आप लोग समझ सकते हैं ना। फिर यहाँ पे इट्सैक कंप्यूटर भी इस जनरेशन में शामिल है, जो कि इसके बारे में भी आपने हम लोग ने पढ़ा था, है ना। उसके बाद लिखा हुआ है कि इस पीढ़ी के टाइमिंग की बात करूँ तो लगभग 1946 से 1956 तक चला था। यानी कि देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था ना, जब फर्स्ट जनरेशन का जब कंप्यूटर आया, तो ये 1946 से लेकर 1956 तक चला। यानी कि देखिए, इसको इसके बारे में समझने में, इसको यूज करने में, क्योंकि 1946 से लेकर 56 तक उतना कंप्यूटर का ये नहीं था, क्रेज नहीं था पूरे वर्ल्ड में, है ना। ये तुरंत का नया नया आया था, और तुरंत नया आया था तो उसके अकॉर्डिंग यूज होता था, वो भी ऑफिशियली यूज होता था, कहीं कहीं यूज होता था। तो उस समय उतना यूज नहीं था, इसलिए इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। 10 साल इसको लगा समझने में अच्छा से कि इसमें क्या क्या बदलाव लाना चाहिए, क्या क्या बदलाव नहीं लाना चाहिए, है ना। ये सब इसमें क्या हुआ, पता चला था, जिसमें 1946 से लेकर 56, यानी कि 10 साल का अंतराल लगा, 10 साल का समय लगा तक चला था, जिससे ही फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है, यानी कि प्रथम पीढ़ी कहा जाता है। जो प्रथम पीढ़ी का जनरेशन था, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, वो 1946 से स्टार्ट हुआ और 1956 तक चला। इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, इनिक, इनिक कंप्यूटर आ गया आपका, यूनिवैक आ गया, इडवैक आ गया, इटसैक आ गया। ये सभी कंप्यूटर जो होता है ना, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में आता है। इनके बनाने वाले इन्हें बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली था। क्या था, जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली था, है ना। ठीक है, वो यहाँ पे देखिए, आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जनरेशन के यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन कर दिया गया है। और आपको समझ में अगर हिंदी नहीं आती हो, तो आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को भी बेहतर से समझ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती हो तो हिंदी को समझ सकते हैं, है ना। यहाँ पे फर्स्ट इंग्लिश में लिखा हुआ है कि एज यू सॉ इन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज इनिक। यानी कि पहला डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था, इनिक था। विच वॉज बिल्ट इन 1946, जिसे 1946 ईस्वी में बनाया गया था, इन कोलाबोरेशन इन जेपी एकर्ट एंड जॉन मॉचली। यानी कि किसके द्वारा, जेपी एकर्ट और जॉन मॉचली, ये दोनों साइंटिस्ट के सहयोग के द्वारा बनाया गया था। ये पार्ट फ्रॉम दिस, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है, उसके अंतर्गत कौन कौन सा है, यूनिवैक है, इडवैक है, इडसैक है। ये सभी कंप्यूटर्स क्या है, कंप्यूटर्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस जनरेशन। यानी कि प्रथम पीढ़ी का जनरेशन जो है ना, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है, उसके अंतर्गत यूनिवैक, इडवैक, और उसका इडसैक, और यहाँ पे इनिक हो गया, है ना। ये सभी क्या है, फर्स्ट जनरेशन का ही ये कंप्यूटर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच यू हैव आल्सो रीड अबाउट इट, आई टॉक अबाउट दिस टाइम ऑफ दिस जनरेशन इज लेटेस्ट 1946 टू 1956, इट इज कॉल्ड द फर्स्ट जनरेशन। जो कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि अगर इसका टाइमिंग देखा जाए, तो इसका लगभग समझिए 1946 से लेकर 1956 तक ये चला था, जो कि ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है। अगर आपसे कोई पूछे या कहीं पे ये क्वेश्चन आए कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर इनमें से कौन है, और वहाँ पे ऑप्शन अगर आपको मिले कि यूनिवैक है, इडवैक है, इडसैक है ना, इनिक है, तो ये चारों जो है ना, ये फर्स्ट जनरेशन का ही क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, देखिए, अगर कोई डाउट हो ना, आप सभी देखिए, आप सभी सिर्फ ऐसा है नहीं कि आप लाइव क्लास में ज्वाइन किए हैं तो सिर्फ आपको सुनना है। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आती है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, तुरंत क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तुरंत मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, वही यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, उसका पिक जो है यहाँ पे दर्शा दिया गया है। देखिए, अब देखिए, ये फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, उसमें क्या क्या खासियत था, क्या है, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, उसमें क्या क्या खासियत था, चलिए इसके बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। लिखा हुआ है कि इस पीढ़ी की गुणवत्ता क्या है, इस पीढ़ी की गुणवत्ता, इस पीढ़ी की क्या है, गुणवत्ता, लक्षण और विशेषताएं, है ना। क्या है, इस पीढ़ी की गुणवत्ता, लक्षण और विशेषताएं। 1 मिनट, इस पीढ़ी के अंतर्गत क्या क्या गुण था, क्या क्या लक्षण था, और क्या क्या विशेषताएं था, है ना। इसके बारे में यहाँ पे मेंशन करके अच्छा से समझाया गया है।
देखिए इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्या था, इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है कि यूज ए वैक्यूम ट्यूब इन द स्विचिंग डिवाइस, यानी लिखा हुआ है कि स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होना, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था ना उसमें स्विचिंग डिवाइस में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। उसके बाद सेकेंड में क्या है कि ये बहुत ही ज्यादा नाजुक होता था, यानी कि क्या था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जो था ना बहुत ही नाजुक यानी कि बहुत ही कमजोर था, है ना, कमजोर था, कम विश्वसनीय था, यानी कि इस पे आप विश्वास नहीं कर सकते थे कि अभी चल रहा है बाद में पता नहीं खराब होगा कि क्या होगा, है ना, विश्वास नहीं कर सकते थे। और देखने में बड़ी होती थी, यानी कि देखने में बहुत बड़ा होता था लेकिन इस पे आप बिलीव नहीं कर सकते थे। और ये बहुत ही कमजोर होता था क्योंकि ये लकड़ी ये सब का बना हुआ होता था, है ना। फिर यहाँ पे 3 में लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ कि इसमें बहुत ज्यादा एयर कंडक्टरों का प्रयोग किया जाता था, इसमें बहुत ज्यादा ना एयर कंडक्टर का प्रयोग किया जाता था, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 नंबर में लिखा हुआ है कि संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था, है ना, यानी कि इसको स्टोरेज के लिए, संग्रहण का मतलब क्या होता है, स्टोरेज के लिए, यानी कि इकट्ठा करके रखने के लिए, कोई भी चीज को स्टोरेज स्टोर करके रखने के लिए किसका, मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था, किसका, मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था इसमें, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 5 में लिखा हुआ है कि इसकी स्पीड काफी मंद थी, यानी कि इसकी स्पीड काफी मंद थी, यानी कि इसकी स्पीड जो था ना बहुत ही स्लो था, क्या था, इसका स्पीड बहुत ही स्लो था, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर का जो है ना इस सब का लक्षण और गुण और विशेषताएं हैं कि इसका स्पीड कम था, इसमें मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया जाता था स्टोरेज को रखने के लिए। फिर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 6 नंबर में लिखा हुआ है कि मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का प्रयोग होना, क्या है, मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का प्रयोग होना, ये भी था, ये वही से इंग्लिश में लिखा हुआ है कि यूज ऑफ प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज, यानी कि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो है ना इस मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था इस मशीन में। ये यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट है 7 में कि ये बहुत ज्यादा खर्चीला होता था, यानी कि ये काम कम होता था, इसमें काम बहुत कम होता था और ये बहुत ही एक्सपेंसिव था, यानी कि बहुत ही खर्चीला था, वही इस पर लिखा हुआ है कि इट यूज्ड टू बी वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही ये क्या था, ये खर्चीला था। ये था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का लक्षण गुण और विशेषताएं था, है ना। चलिए अब हम यहाँ पे सेकेंड जनरेशन को देखते हैं, क्या करते हैं, आज हम यहाँ पे सेकेंड जनरेशन को देखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे सेकेंड जनरेशन का शुरुआत कब हुआ था, 1956 से, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन का शुरुआत 1946 यानी कि 1946 ईस्वी में हुआ था और 1956 तक चला। और 56 के बाद क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन का शुरुआत हो गया कंप्यूटर का, सेकेंड जनरेशन का शुरुआत हुआ, है ना। वही इसमें लिखा हुआ है कि 1956 यानी कि 1956 ईस्वी में से द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन की शुरुआत हुई थी। इन सभी कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का क्या है, इन सभी कंप्यूटरों में क्या था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, प्रयोग किया गया था। और सेकेंड पीढ़ी के जनरेशन में जब कुछ बदलाव किया गया, जब मॉडिफाई किया गया कुछ या कुछ बदला गया उसमें, तो क्या किया, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, क्या चीज का, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, जिसके वजह से कंप्यूटरों में काफी बदलाव देखने को मिला, है ना। यानी कि जैसे वैक्यूम ट्यूब जो फर्स्ट जनरेशन में था, फर्स्ट जनरेशन को हटाकर और क्या किया, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया, तो कंप्यूटर में ना बहुत सारा बदलाव देखने को मिला, जैसे आकार छोटा होना, इस आकार छोटा होना, स्पीड में मुनाफा यानी कि स्पीड बढ़ना, ज्यादा विश्वसनीय होना इत्यादि। यानी कि जब हम फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकेंड जनरेशन में आए ना, तो सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, उसमें सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर जो था ना, ये मशीन था, इसको लगाया गया उसमें। और उसके बाद इसके वजह से कंप्यूटर में काफी सारा बदलाव देखने को मिला, जैसे कि इसमें आकार छोटा होना, जैसे ट्रांजिस्टर लगाया गया सेकेंड जनरेशन में, तो क्या वो पहले के अपेक्षा छोटा कर दिया गया। देखिए यहाँ पे आपको ये पिक दिखने को मिल रहा होगा, इसको आप देख के समझ सकते हैं। फिर उसका स्पीड में मुनाफा होना का मतलब होता है कि स्पीड इंक्रीज हुआ, यानी कि स्पीड बढ़ा। फिर ज्यादा विश्वसनीय होना है कि आप इससे बिलीव कर सकते थे,
हम इस पे बिलीव कर सकते थे कि हाँ इस ये कंप्यूटर पे हम ये काम कर सकते हैं, है ना। वो इस पे लिखा हुआ है कि ये सभी प्रक्रिया सन 1956 से 1964 तक चला था, जिसे ही द्वितीय पीढ़ी कहा जाता है। यानी कि सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर 1956 से 1964 यानी कि 1956 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक चला था, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर बोलते हैं, यानी कि सेकेंड जनरेशन बोलते हैं, है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ देखिए सेकेंड जनरेशन में कि सेकेंड जनरेशन वाज स्टार्ट फ्रॉम 1956, ट्रांजिस्टर वाज यूज्ड, यानी कि इन ऑल दिस कंप्यूटर्स, यानी कि सेकेंड जनरेशन के पीढ़ी का जो जितना भी कंप्यूटर था उसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया था, ड्यू टू विच कंप्यूटर्स हैव सीन ए लॉट ऑफ चेंज सच है, यानी कि उसके बाद कंप्यूटर्स में बहुत सारा बदलाव देखने को मिला। जैसे सच का मतलब जैसे बिंग स्मॉलर, है ना, यानी कि छोटा हुआ, गेन इन स्पीड यानी कि स्पीड में मुनाफा हुआ, यानी बढ़ोतरी हुआ, बी मोर रिलेबल यानी कि इस पर विश्वास कर सकते थे, और ईटीसी, जो कि ऑल दिस प्रोसेस वेंट ऑन टिल सन, यहाँ पे इस्टेब्लिश भी लिख सकते हैं 1956 टू 1964, विच इज कॉल्ड सेकेंड जनरेशन, यानी कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर 1956 ईस्वी से 1964 ईस्वी तक चला था, है ना। देखिए ये सभी क्लास को ना आप लोग को ये ऐसा नहीं समझना है, ऐसे फन समझ के क्लास नहीं करना है, इसको क्या करना है, थोड़ा सा एक्टिव होके क्लास को करना है, समझना है। क्योंकि जब तक आप जनरेशन ये सब नहीं समझेंगे ना तो कंप्यूटर के बारे में बेहतर नहीं जान सकते। आपको पता है कि आज के दौर में कंप्यूटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट, कोई कोर्स करना बहुत बड़ी बात नहीं होता है, कंप्यूटर के बारे में डीपली नॉलेज रखना बहुत बड़ी बात होता है। तो आपको देखिए इतना इतना बेहतर नोट्स के साथ आपको ये लाइव क्लास दिया जा रहा है कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए, कि बाद में आपको किसी के सामने ना शर्मिंदगी महसूस ना हो, यानी कि शर्मिंदगी यानी कि आपको गिल्टी फील ना हो, या किसी सामने शर्मिंदगी महसूस नहीं हो कि कोई पूछे तो हम ना बता सके। आपको यहाँ से 110% आपको यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप क्या कर सकते हैं, बेहिचक क्या कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, है ना। और सभी लोग को एक नोटिस है कि सभी लोग क्या कीजिए, आप ये प्ले स्टोर से, है ना, प्ले स्टोर से पीके कंप्यूटर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाइएगा और सभी लोग यहाँ पे हम मेंशन कर दिए हैं एसएमएस में, पीके कंप्यूटर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आप सभी को देखिए हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। आप सभी को क्या करना है ना, यहाँ पे ऐप को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पे आपको क्या होगा ना, और बेहतर ढंग से क्या कि ये नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएगा आपको। क्योंकि अब नोट्स पहले था कि नोट्स को वहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन अब जो है ना, अब जितने लोग ऐप्स को डाउनलोड क्लास के ऐप को डाउनलोड करके रखेंगे उनको क्या है वहाँ पे नोट्स दिया जाएगा, है ना। और सभी लोग को इसमें क्या करना है ना, 1 साल का कंप्लीट कोर्स, इसमें 1 साल का कंप्लीट बेसिक टू एडवांस कोर्स जो है ना, इस ऐप पे भी आपको मिलेगा, है ना। उसमें क्या करना है, जब मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा ना, ये लाइव क्लास में ही, जब नेक्स्ट डे इन्फॉर्म करूंगा कि हाँ आज जितने लोग भी क्लास के ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं वो सभी को ना मात्र 11 रुपीज़ यानी कि 11 रुपये पे करके क्या करना है, ऑनलाइन पे करके अपने क्लास के सब्सक्रिप्शन को क्या करना है, इनेबल कर लेना है ना। गूगल पे, फोन पे या जैसे भी आपको पे करना है, जब आप वहाँ पे जाएंगे क्लास के ऐप को डाउनलोड करेंगे, फिर साइन अप करेंगे अपना नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल के क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। ओटीपी ऑटोमेटिक क्या होगा आपके, ऑटोमेटिक ले लेगा। और फिर क्या करना है, आपको स्टोर में जाना है, स्टोर में जाके स्क्रॉल करना है, उसमें एडीसी कोर्स 12 मंथ का होगा, वहाँ पे जाके बाय नाउ करना है। बाय नाउ जब करने के लिए करने को बोला जाए तो वहाँ पे बाय नाउ करना है। फिर क्या करना है, वहाँ पे 11 रुपीज़ क्या करना, अभी उसमें प्राइस अभी ज़्यादा है, जब मैं बोलूँगा उस टाइम क्या करेंगे, प्राइस को उसमें मैं लो कर दूंगा। फिर 11 रुपीज़ क्या करना है, आपको पे करके आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या करना है, परचेज कर लेना है। उसमें क्या होगा ना, उससे भी एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जो लोग ऑफलाइन क्लास करते हैं उनको भी सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही मिलेगा क्लास से, लेकिन जो लोग ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, क्लास के ऐप से भी कर सकते हैं। जो लोग जैसे हाउस वाइफ हो गया है, या जिनका घर दूरी है,
दूर दूरी दूरी है, नहीं आ सकते हैं कोई कारणवश, है ना, वो लोग क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं क्लास के ऐप से, है ना। और वहाँ पे 24 आवर्स सपोर्ट भी वहाँ पे आपको अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारा। फिर यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पीढ़ी की गुणवत्ता, लक्षण और विशेषता, यानी कि सेकेंड जनरेशन का भी जो कंप्यूटर था ना, उस पीढ़ी की गुणवत्ता, लक्षण और विशेषता, यानी कि उसका गुण क्या था, उसका लक्षण क्या था और उसका विशेषताएं क्या था, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया। देखिए, ये लिखा हुआ है फर्स्ट में कि प्रथम पीढ़ी से कम खर्चीले, क्या लिखा हुआ है, प्रथम पीढ़ी से कम खर्चीले, यानी कि लेस एक्सपेंसिव देन द फर्स्ट जनरेशन, यानी कि प्रथम पीढ़ी से कम खर्चीला था। जो प्रथम पीढ़ी में जितना खर्च होता था उससे थोड़ा कम खर्च इसमें होता था। फिर इसमें नेक्स्ट लिखा हुआ है कि प्रथम पीढ़ी से छोटा और रख रखाव में आसान, यानी कि प्रथम पीढ़ी से, यानी कि फर्स्ट जनरेशन से क्या था, छोटा था, और रखने में, इधर उधर रखने में क्या होता, आसानी होता था, इसको आप उठा के इधर उधर रख सकते थे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी स्पीड काफी तेज और विश्वसनीय योग, यानी कि इसका स्पीड था ना, काफी क्या था, फास्ट था, और क्या था, इस पे आप बिलीव कर सकते थे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का प्रयोग होना, यानी कि वैक्यूम ट्यूब की जगह पे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम पीढ़ी से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ, यानी कि फर्स्ट जनरेशन से क्या था, ज्यादा क्या था, मजबूत था, यानी कि स्ट्रांग था, और ये टिकाऊ था, है ना, टिकाऊ था, ड्यूरेबल था, है ना, इसको बोलते हैं टिकाऊ, यानी कि टिकाऊ भी था। देखिए, अब यहाँ पे आता है बारी थर्ड जनरेशन का, क्या है यहाँ पे, थर्ड जनरेशन का, यहाँ पे तो यानी कि तीसरा, तृतीय पीढ़ी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थर्ड जनरेशन बोलते हैं ना, यानी कि तीसरा पीढ़ी का शुरुआत कब हुआ था। देखिए, इसे लिखा हुआ कि इस पीढ़ी की शुरुआत 1964, क्या है, 1964 ईस्वी से हो गई थी, यानी कि थर्ड जनरेशन का शुरुआत 1964 ईस्वी से हो गया था, जो कि 1964 से 1973 तक चला था। क्या था, थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था ना, वो 1964 से 1973 तक, यानी कि 1964 ईस्वी से 1973 ईस्वी तक चला था। ठीक है, ये तीसरा जनरेशन का जो कंप्यूटर था, ये चला था। उसके बाद तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का वजन बहुत ही कम था, यानी कि थर्ड जनरेशन का जो भी कंप्यूटर था ना, यहाँ पे देखिए कितना ये छोटा कर दिया, उसके बाद सेकंड जनरेशन के बाद इसका क्या था, वजन बहुत ही कम था। इससे इसके अंदर आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, आईसी का, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का, है ना, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि इसका यूज किया गया था। ये आपको याद रखना है, कहीं पे क्वेश्चन आया कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में किसका यूज किया गया था, तो वहां पे आप क्या बोल सकते हैं, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में किसे यूज किया गया था, तो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन में किसका यूज किया गया था, तो आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था, है ना। तो इसे आपको क्या करना है, याद रखना है। इसका जनरेशन का ईयर भी जो होता है ना, थोड़ा इधर उधर होता है, लेकिन इसको एक कोशिश करना है याद करके रखने का, ठीक है, का प्रयोग किया गया था। वो इस पे लिखा हुआ है, थर्ड जनरेशन में लिखा हुआ है कि दिस जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम 1964 which lasted till 1964 to 1973. The third generation computer had very little weight and IC was used in it. यानी कि थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था ना, उसका वजन काफी कम था और छोटा था। उसके बाद उसमें आईसी का यूज किया गया था, यानी कि आईसी यूज किया गया था, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। अब देखिए थर्ड जनरेशन का क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पीढ़ी की गुणवत्ता, इस पीढ़ी की क्या है, गुणवत्ता, लक्षण और विशेषताएं क्या क्या है ना, ये इसमें लिखा हुआ है। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि बहुत ही छोटे आकार का होना, यानी कि थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था ना, ये बहुत ही छोटे आकार का था। क्या था, बहुत ही छोटे आकार का था। सेकंड में क्या है कि बहुत कम खर्चीले में तैयार हो जाना, यानी कि थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था ना, जनरेशन चेंज हुआ, लेकिन क्या हुआ कि उसका पैसा कम गया, यानी कि बनाने में बहुत कम खर्च होता था, है ना। फिर यहाँ पे तीन में लिखा हुआ है
कि बहुत कम बिजली की खपत होना, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था बहुत बिजली खाता था, है ना। लेकिन थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर क्या है, बहुत ही कम बिजली की खपत होती थी इसमें। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि रख रखाव में काफी आसान होना। क्या है, रख रखाव में काफी आसान होना, यानी कि आप इसको रखने में, इधर उधर रखने में काफी आसान था। चार में 5 में लिखा हुआ है कि स्पीड के मुकाबले प्रथम और द्वितीय पीढ़ी से काफी तेज होना, यानी कि ये जो है ना थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें पहले फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन। साउंड नहीं जा रही है क्या आप सभी को? वॉइस नहीं जा रही तो आप सभी मेंशन कीजिए ना, मैसेज कर सकते हैं कि साउंड नहीं जा रही है ना। आप जल्द से जल्द क्या करें, एसएमएस करें, क्योंकि फिर डिले होगी अगर आप नहीं बताएंगे तो। अच्छा, आवाज जा रही है। ओके ओके। और कोई है जिन्हें प्रॉब्लम हो रही, साउंड नहीं जा रही हो, तो आप मैसेज कर सकते हैं ना। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगर प्रॉब्लम होती है ना तो आप सभी क्या कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, यानी चैट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही, साउंड नहीं जा रही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम हो तो, है ना, या कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रही है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, यानी कि मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, 6 में लिखा हुआ है कि बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय होना, यानी कि फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि उसके अनुसार, यानी कि इस पर जो है था ना बहुत ही ज्यादा विश्वास अब कर सकते हैं, यानी बिलीव कर सकते थे, है ना। उसको यहाँ पे लिखा हुआ है, 7 में लिखा हुआ है। ओके ओके, आ रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, 7 में लिखा हुआ है कि सभी पीढ़ियों से ज्यादा मजबूत और तीव्र गति से चलने वाला कंप्यूटर, यानी कि सभी पीढ़ियों से, यानी कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स था ना उसके अकॉर्डिंग, यानी कि ज्यादा मजबूत और तीव्र गति से चलने वाला कंप्यूटर था, यानी उससे क्या था, ज्यादा मजबूत था, और तीव्र गति का मतलब होता है कि फास्ट, यानी कि फास्ट चलता था, ठीक है। यहाँ पे 8 में लिखा हुआ है, 8 नंबर में, कि आईसी का प्रयोग होना, यानी कि आईसी का प्रयोग, यानी कि इस कंप्यूटर में, थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था ना उसमें आईसी का, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। उसका देखिए हमारा फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, उसको ये तीनों को हम लोग जान के बेहतर तरीका से। अब यहाँ पे देखिए है चतुर्थ पीढ़ी है, यानी कि चतुर्थ पीढ़ी का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन होता है। क्या होता है, फोर्थ जनरेशन होता है। जैसे फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत कौन कौन सा कंप्यूटर आता है, चलिए इसको देखते हैं ना। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इस पीढ़ी की शुरुआत सन 1973 से हुई थी, यानी कि फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर का शुरुआत जो हुआ था ना 1973 ईस्वी से हुआ था। कब हुआ था, 1973 ईस्वी से हुआ था, जो कि 1982 ईस्वी तक, 1982 ईस्वी तक चली। यानी कि फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो उसका शुरुआत कब हुआ था, 1973 में हुआ था, और लास्ट कब हुआ, 1982 तक हुआ, जो कि चतुर्थ पीढ़ी में रखा गया, यानी कि इस प्रकार के कंप्यूटर को, इस ये कंप्यूटर को फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे में अभी भी वर्तमान समय में चल रहा है, जैसे कि अभी भी देखिएगा ना, पुराने जमाने का जो कंप्यूटर से होगा टीवी की तरह जो दिखेगा, मोटा मोटा डिस्प्ले होगा, तो वो सब समझ जाइएगा इस टाइप का देखिए।
जहाँ पे मोटा मोटा डिस्प्ले दिखेगा, सीपीयू बड़ा बड़ा दिखेगा, है ना, बहुत पुराना दिखेगा, तो समझ जाइए वो फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत वो सब आता है ना, यानी कि बहुत पहले के जमाना का ये क्या है, कंप्यूटर है। वही इस पे लिखा हुआ है, फोर्थ जनरेशन में लिखा हुआ है कि दिस इज सॉरी एक मिनट, लिखा हुआ है दिस जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम 1973 एंड लास्टेड टिल 1982, यानी कि इस तरह इस जनरेशन की कंप्यूटर का शुरुआत 1973 में हुआ और वो 1982 तक चला, विच वाज हैज बीन कीप्ड इन द फोर्थ जनरेशन, है ना, इसे फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत रखा गया है, सच दैट इट इज स्टिल करेंटली रनिंग, जो कि अभी भी ये कंप्यूटर का इस्तेमाल सभी जगह किया जाता है। ठीक है, अब इसका क्या क्या है, गुणवत्ता है, क्या क्या इसका आकार कैसा है और इसकी विशेषताएं क्या है, तो इसके बारे में हम चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आकार में तो एकदम छोटा, यानी कि यह आकार में था ना सभी कंप्यूटर की अपेक्षा, यह आकार में क्या हुआ, साइज में छोटा हो गया, क्या हो गया, साइज में छोटा हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड के मुकाबले काफी तेज, यानी कि स्पीड जो था ना काफी फास्ट था इसका। उसका तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रख रखाव में और भी आसान, यानी कि रख रखाव में और भी रखने में, इधर उधर रखने में बहुत ही आसान था, जहां भी आप रख सकते थे वहां उठा के रख सकते थे, जहां चाहे वहां पे ले जा सकते थे, है ना इसको। फिर यहाँ पे 4 में लिखा हुआ है कि बहुत कम खर्चीले में तैयार हो जाना, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, इस ये तीनों के अकॉर्डिंग, यानी कि इस तीनों के अलावा, है ना, ये फोर्थ जनरेशन का जो था ना, इसमें कम खर्च में यानी कि कम पैसा में तैयार हो जाता था और उससे बेहतर काम करता था, है ना। यहाँ पे 5 में लिखा हुआ है कि बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय और टिकाऊ, यानी कि आप इस पे ज्यादा बहुत ज्यादा विश्वास कर बिलीव कर सकते थे और ये ज्यादा टिकाऊ भी था, है ना, ये टिकाऊ भी था। 6 में लिखा हुआ है कि बहुत ही ज्यादा स्टोरेज की क्षमता, क्या इसमें आप, इसमें ना फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था, इसमें स्टोरेज की क्षमता, यानी कि स्टोरेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कंप्यूटर में कोई भी चीज को डाउनलोड करते हैं, चाहे वो कोई फिल्म हो, चाहे वो कोई सॉन्ग हो, चाहे वो कोई इमेज हो, चाहे कोई वो डॉक्यूमेंट फाइल हो, चाहे वो पीडीएफ फाइल हो, तो इसको हम रखते हैं ना, कि इसको रखने के लिए क्या करते हैं, स्टोरेज की आवश्यकता होती है, यानी कि हम इसे रखें तो कहाँ रखें। अगर आपको पानी लेना है तो आपको जरूर है कि कोई जहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं हो वहाँ पे डब्बा की आवश्यकता होगी, यानी डब्बा उब्बा की आवश्यकता, यानी कि कुछ उसमें रखने की आपको ये व्यवस्था करना पड़ेगा। उसी तरह से क्या है ना यहाँ पे कि आपको क्या है, इसमें ज़्यादा स्टोरेज की क्षमता था, यानी कि फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था ना, उसमें रखने का, यानी कि जब हम कुछ चीज़ डाउनलोड करते थे, जब कुछ वर्क करते थे ना, तो उसको रखने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए उसमें ज़्यादा उसमें जगह दिया हुआ था, स्पेस दिया हुआ था। 7 में लिखा हुआ है कि बहुत ही कम बिजली की खपत, यानी कि फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जनरेशन के अपेक्षा ये फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था ना, उसमें बिजली की बहुत ही कम खपत होती है, यानी बहुत ही कंजप्शन था, यानी कि बहुत ही कम कंजप्शन था, यानी बिजली बहुत कम लेती थी और बेहतर चलती थी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ में, लिखा हुआ है 8 में लिखा हुआ है कि माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग क्या था, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, यानी कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। देखिए फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड 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 जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, सेकंड जनरेशन में क्या चीज का इस्तेमाल किया गया था, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, है ना, ट्रांजिस्टर्स का। उसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या चीज का इस्तेमाल किया गया था, आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, है ना। और फोर्थ जनरेशन में क्या चीज का इस्तेमाल किया, माइक्रो प्रोसेसर का, क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया गया था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, इसको बेहतर से याद रखना है। अब देखिए हमारा है यहाँ पे पांचवा पीढ़ी, क्या है, फिफ्थ जनरेशन, यानी कि यहाँ पे पांचवा पीढ़ी यानी कि फिफ्थ जनरेशन है। इसमें लिखा हुआ है कि 1982 से लेकर अब तक के सभी कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आते हैं। इस पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत छोटे, शक्तिशाली, फास्ट और उच्च तकनीक वाले होते हैं। यानी देखिए 1982 के बाद आज तक का जितना भी कंप्यूटर जो है ना, इसमें i3, i5, i6, i7, i10 जो भी है, 1982 के बाद जो भी कंप्यूटर बना उसे फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत रख दिया गया, क्या कर रखा गया, फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत रखा गया। जो कि इसका क्या क्या है देख लीजिए, इसके अंतर्गत इस पीढ़ी के कंप्यूटर अत्यंत छोटे हैं। देखिए ये लैपटॉप जो है ना, लैपटॉप इस तरह के छोटे होते हैं, और छोटे होते हैं, फिर शक्तिशाली यानी कि पावरफुल होता है, फास्ट और उच्च तकनीक वाले होते हैं, यानी कि फास्ट और अभी के अकॉर्डिंग क्या है ना,
हाई टेक्निक वाले सभी होते हैं ना, यानी कि हाई टेक्निक वाले होते हैं। लिखा हुआ है कि इस पीढ़ी वाले कंप्यूटर में कई सारे मॉडल तैयार किए गए हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप लैपटॉप कंप्यूटर इत्यादि। देखिए, इस फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है ना, उसमें ये लैपटॉप की जैसे लैपटॉप कंप्यूटर ये हो गया, डेस्कटॉप कंप्यूटर, यहाँ पे टैब हो गया है ना, यहाँ पे ये भी लैपटॉप हो गया आपका, यहाँ पे भी ये टैब हो गया। तो ये मोबाइल या टैब इसको बोल सकते हैं ना, मोबाइल नहीं है, टैब है। तो ये उच्च तकनीक वाले हो गए, यानी कि हाई हाई टेक्निक वाले। यानी कि अभी का जितना भी कंप्यूटर है बहुत ही स्लिम, बहुत ही, देखिए ये क्या है कि बहुत ही पतला है और बहुत ही क्या है, छोटा है ना। ये डेस्कटॉप देख लीजिए, आजकल का जो है कंप्यूटर जो है फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत जो आता है i3 i5 i7 का जाता है। नेट नहीं चल रही है बालक आपकी, एक बार देखिए आप फ्लाइट मोड में करके फोन को फिर से फ्लाइट मोड को ऑन ऑफ कीजिए, तब आएगा, है ना। यानी कि फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है ना, 1982 के बाद जितना भी कंप्यूटर बना है और बन रहा है, उसे फिफ्थ जनरेशन के ही अंतर्गत रखा है, अंतर्गत रखा गया है, यानी कि फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत, जिसमें i3 i5 i7 i10 i12 ये सभी जो है ना फिफ्थ जनरेशन के ही अंतर्गत आते हैं। इस फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आने वाले जितने भी कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ही हाई टेक्निक यानी कि हाई तकनीक यानी कि के बने होते हैं, बहुत पतले होते हैं, बहुत छोटा होता है ना। वो इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आजकल तो मोबाइल के साइज की तरह कंप्यूटर आ गया है, जिसमें आप कंप्यूटर की तरह सभी प्रकार के काम को कर सकते हैं। यानी कि आजकल जो है ना टैब हो गया, मोबाइल हो गया, इसमें भी कंप्यूटर की तरह बहुत सारा सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट पे लिखा हुआ है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में मुझे और बताने की जरूरत, मैंने एक नोट में लिख दिया गया था कि आपको बेहतर से समझ में आ जाए ना। इसमें लिखा हुआ है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी वर्तमान समय में देख सकते हैं कि कंप्यूटर की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं। यानी कि अब आपको ज़्यादा समझने की आवश्यकता है, ज़्यादा आपको ये क्या कर सकते हैं, इस कंप्यूटर के बारे में कुछ और बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, आपके आँख के सामने रिजल्ट देख सकते हैं कि आप जब मॉल में जाते हैं वहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, आप कहीं जाते हैं टिकट विकट के लिए जाते हैं वहाँ भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। यानी कि आप जगह हर जगह पे जहाँ जहाँ जाइएगा वहाँ वहाँ होगा आपको कंप्यूटर। देखिए अभी जो बिहार में बिहार में सर्वे चल रहा है, जमीन का सर्वे चल रहा है, जमीन का सर्वे कराने का रीजन क्या है, सर्वे कराने का रीजन है कि इतना साल से जो खानदानी जमीन है उसको ठीक करना, उसके बाद दूसरा है सरकार का मेन मकसद है उसको डिजिटलाइज करना। क्या करना, डिजिटलाइज करना। यानी कि जब आप पहले के ज़माने का, बहुत पुराने ज़माने के, जब आप ज़मीन को जब सर्च कीजिएगा उस वेबसाइट पे जाके, है ना, तो वो क्या करेगा, डाटा शो नहीं करता है। तो ये सर्वे होने के बाद क्या होगा, डाटा पूरा A to Z रहेगा, कोई भी व्यक्ति कभी भी खोजेगा, कभी भी ढूंढेगा, कभी भी वो देख सकता है, अपने डाटा को चेक कर सकता है और नीट एंड क्लीन रहेगा, है ना। ये सर्वे करने का भी मकसद क्या है, हर जगह कंप्यूटराइज हो गया। यानी कि आप अब डिजिटल दौर के अनुसार आपको जीना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल दौर के अकॉर्डिंग आप नहीं चलते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप कार्य नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए बैड है ना, बैड है। तो इसको क्या करना है ना, आपको अभी समय के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआती दौर है ना, शुरुआती दौर में जो इंसान मेहनत करता है उसके साथ चलता है, जरूर कुछ ना कुछ हासिल कर ही लेता है। जब कॉम्पिटिटिव दौर में जब आप दौड़ते हैं ना, जब गुजरते हैं, तब आपको कुछ हासिल नहीं होता। जैसे कि पहले प्रतियोगिता दौर था, यानी कि और जब जनरल कंपटीशन का जो स्टूडेंट्स तो क्या करते थे, तैयारी करते थे आज से 10 साल पहले, तो क्या था उस टाइम कि उतना क्रेज नहीं था कि बच्चा सब आके जनरल कंपटीशन का ही तैयारी करेगा। उस समय वैकेंसी भी आती थी, हर साल वैकेंसीज आती थी, बच्चा क्या करता, तैयारी करता था, कहीं ना कहीं हो जाता था क्योंकि मन से पढ़ता था। अब क्या हुआ कि जनरल कंपटीशन जो हो गया ना, जनरली क्या हो गया एकदम पूरा उसमें भीड़ हो गया, यानी कि पूरा भीड़ उधर की तरफ बढ़ा, यानी कि ये आ गया कॉम्पिटेटिव फेस आ गया है ना। हर चीज का इनिशियल फेस होता है ना, उसका कॉम्पिटेटिव फेस होता है। तो ये सब में होता क्या है ना, इनिशियल फेस में जो लोग, जो स्टूडेंट या जो व्यक्ति जब उसको पहचान जाते हैं, समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं ना, वो कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। जो लोग बाद में प्रतियोगिता दौर में जब एंट्री लेते हैं ना, तो उनको बहुत ही कठिनाई होती है, बहुत ही कठिनाई से उनको सक्सेस हासिल होता है ना। तो ये सब चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि आप सीधे से कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको समझ के कुछ भी काम को करना है, ठीक है। ये है हमारा। अब देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे
ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कंप्यूटर के प्रकार को समझे, है ना, समझाए या समझे जो भी समझ सकते हैं, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक टॉपिक को आज हम लोग अच्छा से जनरेशंस को आज क्या किए, कंप्लीट किए। अब हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ कंप्यूटर के प्रकार को समझेंगे, कंप्यूटर के टाइप्स, है ना, कंप्यूटर टाइप्स। कंप्यूटर के प्रकार को जो है ना कितने प्रकार में बांटा गया है, तो पहला है आकार, आकार के आधार पर, दूसरा है उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा यहाँ पे अनुप्रयोग के आधार पर, है ना। ये तीनों को तीन पार्ट में यहाँ से क्या किया है, बांटा गया है। अब इसके अंतर्गत आकार के आधार पर कौन कौन सा कंप्यूटर है, उद्देश्य के आधार पर कौन कौन सा कंप्यूटर है, अनुप्रयोग के आधार पर कौन कौन सा कंप्यूटर है, तो ये इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डीपली बेहतर से बेहतर क्या करेंगे ना, हम लोग कल उसमें क्या करेंगे, कल कल की क्लास में क्या करेंगे, आप सभी को क्या करना है ना, डेली 9 बजे देखिए, क्लास के ग्रुप में, व्हाट्सएप पे ग्रुप में, और टेलीग्राम में जो लोग ज्वाइन किए हुए, टेलीग्राम चैनल पे भी डाला गया है, या पीके टाइपिंग सेंटर का हो या पीके कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का चैनल हो, वहाँ पे जो लोग ज्वाइन है, वहाँ पे भी SMS ये क्या क्या लिंक को शेयर किया गया है, और उसके बाद स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाला गया है। तो जो लोग क्या करें ना, डेली क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, वहाँ पे ज्वाइन करिए। डेली 9 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, 9 बज के 5 मिनट इधर उधर हो सकता है, इसके लिए कोई आप लोग परेशान ना होंगे, लेकिन 9 बजे आप सभी को क्या करना है, क्लास ज्वाइन कर लेना है ना। तो इसमें कितने लोग ज्वाइन है आज, सभी लोग इसमें मेंशन कर देता ना, देखिए इसमें गुंजा जी हैं, इसमें गुंजा जी है, इसमें आपका हो गया, इसमें आयुषी हो गई, साक्षी हो गई, अबरार हैं, मुस्कान है, मुस्कान गुप्ता है, स्मृति कुमारी है, और उसका हसीना फातिमा जी है, फिर यहाँ पे सेजू है यानी कि सेजल हैं, फिर यहाँ पे आपका चांदनी जी है ना। ये सभी लोग क्या है, चांदनी और सृष्टि जी है, यानी कि ये सभी लोग है ना आज क्लास में यहाँ पे ज्वाइन किए। देखिए आप सभी से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ना, कि जब आप क्लास ज्वाइन करें, जब भी आप क्लास ज्वाइन करें, क्या करें, अपना नाम को इसमें जरूर मेंशन करें, है ना, अपने नाम को जरूर टाइप करके शेयर करें, इसमें चैट बॉक्स में शेयर करें, क्योंकि इससे होता क्या है ना, कि ये पता चलता है कि कितने लोग क्लास ज्वाइन किए, कितने लोग क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, है ना।